नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत न्यूजीलैंड के बीच महाडील 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए व्यापार का लक्ष्य तय। साथ ही ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को पीएम ने किया संबोधित। वियतनाम में बड़ा हादसा, भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलटी, 15 भारतीयों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच 2 घंटे तक चली बघेल चन्नी गुट की बैठक। भूपेश बघेल बोले, हाईकमान तक पहुंचाएंगे सबकी बात। दतिया में बीजेपी ने गजब चौंकाया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, आशुतोष तिवारी बने उम्मीदवार। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थक, हाईवे जाम, पुलिस पर पथराव। हत्या की धमकी मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी कड़ी चेतावनी। ट्रंप ने कहा, ईरान पर निशाना साधने के लिए 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोडेड। ट्रंप ने ईरान को दी मिट्टी में मिलाने की धमकी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम न्यूजीलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी 40 साल बाद न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में उनका पारंपरिक माहौरी समारोह के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। रक्षा, व्यापार, खेल, पशुपालन, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग समेत कुल 18 समझौतों पर मोहर लगी है। चर्चा भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रिकॉर्ड समय में इस समझौते को लागू कर नई मिसाल पेश की है। तो वहीं आज ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने लोगों को एक मफलर दिखाते हुए बताया कि ये उनको पिछली न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान तोहफे में मिला था। पीएम आज इमोशनल भी नजर आए। सर, जहां जहां पीएम जा रहे हैं भव्य स्वागत हो रहा है। न्यूजीलैंड की यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट रही? एफटीए पर भी बड़ी खबर सामने। देखिए, न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन का एक बहुत बड़ा, उसको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। और 40 साल तक कोई प्रधानमंत्री यहां जाने की जहमत तक नहीं उठाए। मतलब कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से चल रही थी, ये इसका एक, उसको कह सकते हैं कि आप स्टडी कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, 2014 में जब भारत में मोदी सरकार आई, उस वक्त 180 देश हैं पूरी दुनिया में लगभग, उसमें मात्र 70-75 जगह पे ही भारत की एम्बेसीज थी, बाकी जगहों पे हम थे ही नहीं। ये हमारा विदेश नीति और विदेश मंत्रालय और इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडिंग थी। 40 साल के बाद इतने इंपॉर्टेंट देश में कोई प्रधानमंत्री जा रहा है और पहले ही विजिट में एफटीए साइन कर रहा है, तो ये गर्व की बात है। इसका मतलब ये है कि इस दौरे से पहले बहुत कुछ विदेश मंत्रालय की तरफ से न्यूजीलैंड के साथ करार की गई होगी, बातचीत किया गया होगा। और जिस हिसाब से वहां के प्रधानमंत्री ने और जिस हिसाब से वहां की जनता ने स्वागत किया, वो अपने आप में बताता है कि डिप्लोमेसी बिल्कुल टॉप क्लास चल रही है भारत की। और आपने ये जो 3 देशों की जो यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इससे चाइना की जो अहमियत इस इंडो पैसिफिक रीजन में है, उसको एक चुनौती देने का काम किया है। जी, अब बात वियतनाम से आई दुखद खबर की। वियतनाम के खूबसूरत और शांत दिखने वाले समंदर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। वियतनाम के प्रसिद्ध फू कोक द्वीप के पास लहरों की सवारी कर रहे 32 भारतीय पर्यटकों की
खुशियां पल भर में चीख पुकार में बदल गई। पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव अचानक अनियंत्रित होकर समंदर के बीचों बीच पलट गई। वियतनाम बॉर्डर गार्ड्स ने सभी 36 लोगों को निकाल लिया, जिनमें से 21 भाग्यशाली पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 15 भारतीय पर्यटकों के शव बरामद हुए हैं। सर, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही और चूक है। देखिए, बहुत बड़ी चूक है और बहुत ही हृदय विदारक खबर है ये, क्योंकि वियतनाम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से वहाँ जा रहे हैं और ये जो हादसा का जो मेन कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पे उस तरह के नाव होते हैं, डबल डेकर, ट्रिपल डेकर, और वो दिन भर के लिए है, जो आप जो है वहाँ पे समुद्र में जो है क्रूज करते हैं, खाना पीना, गाना, पार्टी, ये सब कुछ नाव के ऊपर ही होता है। और ये अपने आप में समझिए कि ये वियतनाम के अंदर एक अट्रैक्शन है। अब इसमें हो ये रहा है कि बहुत सारे शिप्स वो पुराने हो चुके हैं और शायद उसी में कुछ कमियां रह गई, इस वजह से अचानक से, हालांकि कोई वैसा कोई तूफान नहीं, कोई अर्थक्वेक नहीं, अचानक से वो जो कोलैप्स कर जा रहा है ये बोट, वो बहुत सारे सवाल को खड़े कर रहा है। वियतनाम की सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो छोटे छोटे क्रूज टाइप के जो शिप्स हैं, उनका मेंटेनेंस और उसकी लगातार जांच होती रहे, क्योंकि कई सालों से 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना ये सब कहीं कहीं से उठा के लोग लेकर के आते, कि चूंकि पर्यटक बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो एक नेग्लिजेंस का ये मसला नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग तो बच गए। 15 भारतीयों की जो मौत हुई है उसके लिए हनोई के अंदर जो है बाकायदा हेल्पलाइन वगैरह भी डाला गया है, लेकिन लोगों को अब सतर्क होकर अपने ट्रिप्स का जो है वो प्लान करना चाहिए। जी, अब बात पंजाब कांग्रेस बवाल की। पंजाब कांग्रेस में बचे घमासान के बीच आज बागी नेताओं का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के बीच 2 घंटे बैठक हुई। बैठक के बाद बघेल ने कहा कि जिन साथियों ने अपनी बात रखी है, मैं उसकी रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को दे दूंगा। उन्होंने फिर दोहराया कि हाईकमान के फैसले से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। मीटिंग के बाद बघेल रायपुर के लिए रवाना भी हो गए हैं। तो वहीं बैठक के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हमें पंजाब में डटकर लड़ना है, इसलिए हमें विरोधी पार्टियों से समझौता करने वाले लीडर नहीं चाहिए। वहीं बैठक से पहले चन्नी ने कहा था कि तेल देखेंगे और तेल की धार, फिर अगला फैसला लेंगे। सर, क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? देखिए, जो इंचार्ज हैं, जिनके पास ये सारे लोग मिलने के लिए गए थे, भूपेश बघेल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब सारा मामला जो है वो पहुंच जाएगा कहां? हाईकमान के पास। कल राहुल गांधी वापस आएंगे, बताया जा रहा है 12 तारीख को अपने वो विदेश यात्रा से 20-22 दिन का उन्होंने लंबी यात्रा की है। फिनलैंड में बताए जा रहे हैं इस बार। फिनलैंड, पहले यहाँ से लंदन गए, लंदन से फिर वो फिनलैंड गए हैं, ये जानकारी आ रही है। अब जब बघेल साहब ये कह रहे हैं कि हाईकमान के पास सारी रिपोर्ट्स को मैं दूंगा, इसका मतलब मीटिंग में बवाल हुआ। बवाल इतना हुआ कि ये जो इंचार्ज महोदय बघेल साहब, उनके हैसियत में नहीं है वो फैसला लेना। अगर मन मुटाव होता, छोटी मोटी हल्की फुल्की बातचीत होती जिसको वहां पे वो सलटा सकते थे, तो वो सलट गया होता मामला। और इस मीटिंग की जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंचार्ज साहब तो गए, लेकिन राहुल गांधी ने जिसे अध्यक्ष बनाया है, ये राजा वडिंग उस मीटिंग में क्यों नहीं थे? उनको वहां जाना चाहिए था, अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहां क्या हुआ? वहां चन्नी ने अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया कि ये देखिए, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है, और हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करो, तब तो हम साथ में हैं, अन्यथा किसी को भी तुम प्रेसिडेंट बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए राजनीति में बहुत, बघेल साहब बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, मीटिंग में हाईकमान ने जो फैसला लिया कि अध्यक्ष बनाया जा रहा है राजा वडिंग को, उस पर किसी को ऐतराज नहीं है। तो भाई ऐतराज नहीं है तो फिर खो क्या रहा था मीटिंग में? ऐतराज इतना है कि चन्नी साहब चाहते कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, तब जाकर के हम इस फैसले को मानेंगे, नहीं तो हम अपना अलग रास्ता देखेंगे। तो ये 1-2 दिन की बात है। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी के सामने बताया जाएगा। राहुल गांधी तो चुटकी में फैसला लेते हैं कि नहीं मनाना है तो मनाना है, नहीं मनाना है, चन्नी को जाना है तो जाने दो। ये
स्थिति आज आ पहुंची है। जी, तो पंजाब कांग्रेस का बवाल खत्म होता तो दिखाई नहीं दे रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में एक नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पूर्व सौभाग्य संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद से नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में सक्रिय थे और दावेदारी को लेकर इतने निश्चित थे कि नामांकन फॉर्म तक ले डाला था। नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने के विरोध में उनके समर्थक काफी भड़क गए हैं। दतिया में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हाईवे जाम करने से लेकर पुलिस से झड़प और पत्थरबाजी तक की घटनाएं सामने आ रही है। सर, आखिर क्यों नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया? देखिए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि वहां ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि मोहन यादव को आगे अगर बढ़ाना है, नए जनरेशन को टेक ओवर करवाना है, नए युवाओं को मौका देना है, नए चेहरे को सामने लाना है, तो जो पुराने पुराने मठाधीश हैं उनको साइडलाइन करना होगा, उनको कोई और जिम्मेदारी देनी होगी, राज्य की राजनीति से जो है उनको दूर करना पड़ेगा। आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सारे लोग जो है अलग थलग पड़े हुए हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, कृषि मंत्री बने हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको बिल्कुल अलग रखा गया है। तोमर साहब हैं, उनको स्पीकर बना दिया गया। विजय वर्गीय साहब हैं, उनको भी जो है बाकायदा सारी जिम्मेदारियां हटा करके उनको भी एक सिंपल लीडर बना दिया गया। तो उसी श्रेणी में नरोत्तम मिश्रा भी आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इसको कह रहे बहुत सारे कि दाव खेल गई बीजेपी, ये दाव उल्टा पड़ेगा। ये दांव उल्टा इसलिए पड़ेगा कि कोई व्यक्ति इस तरीके से 4-5 महीने से वो अपनी दावेदारी के ऊपर इतना निश्चिंत होकर के वो काम कर रहा था, तो अगर आपको उसका टिकट काटना भी है तो आपको उनको बुला करके कोई कमेटी होगी, कोई लीडर्स होंगे, उनसे बातचीत करके अगर ये फैसला लिया गया होता कि आपका प्लान ये है कि नए लोगों को लेकर के आना है, तो ये बवाल नहीं होता। लेकिन अब ये बवाल तो हो गया। अब सवाल यह है कि आशुतोष तिवारी कैसे जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह का समर्थन दिख रहा है, इतना समर्थन तो उमा भारती के साथ भी नहीं था जब वो पार्टी छोड़ रही थी। आप पार्टी कार्यालय को हाईजैक कर ले रहे हो, आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है, पुलिस को कई सारे पुलिस वाले जो है घायल हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वो रिथिंक करने की आवश्यकता है। देखिए, गुफअप हो गया पटना के अंदर भी। आपने ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जिसके लोगों को ये कहे कि भाई जानकारी नहीं कि भाई फॉर्डर स्कैम, इसके पिताजी जो है वो जेल गए हुए हैं। दूसरा आप लेकर के आए उसके फॉर्म को लेकर के, उसका बायोडाटा को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जो टॉप डाउन जो डिसीजन मेकिंग है भारतीय जनता पार्टी का, कि बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो है, इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि जो दतिया में हुआ है वो कहीं और भी हो सकता है। ये शुरुआत है और इस बीमारी को अगर शुरू में ही अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, डिसिप्लिन जो है वो लागू कर लेते हैं, तो आगे इस तरह के विरोध, इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का हिंसक प्रदर्शन वो फिर नहीं होगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। हत्या की धमकी मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान सरकार की तरफ से उनकी हत्या या हत्या का प्रयास हुआ तो ईरान पर हजारों मिसाइलें दाग दी जाएगी। 1000 मिसाइलें तो अभी लॉक एंड लोडेड है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फौज ईरान के सभी कोनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है और मिसाइल दागने वाला यह आदेश अगले 1 साल तक जारी रहेगा। तो वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की ईरान की संभावित साजिश से जुड़ी इजराइल की तरफ से साझा की गई खुफिया जानकारी की जांच कर रहे हैं। सर, क्या वाकई में हत्या की प्लानिंग चल रही है? देखिए, जो हत्या की जो साजिश बताई जा रही है ये इजराइल के द्वारा दिया गया एक रिपोर्ट है। अब ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के पास साधन नहीं है, एजेंसी नहीं है, लोग नहीं है। CIA एक बहुत ही कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मोसाद की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो इनपुट मिला है उसकी जांच परख तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, अदरवाइज समझौता तोड़ा नहीं गया होता। आप देखिए 7 तारीख से लगातार एक्शन चल रहा है। 7 तारीख को वहां जो हॉर्मुज के अंदर 70 छोटे छोटे वो जो बोट्स होते हैं वहां नेवल गार्ड वाले ईरान के, उसको 70 बोट्स को जो है अमेरिका ने उड़ा दिया। लगातार हमले हो रहे हैं, आज भी हमला हुआ है। वो हमला वो जारी है और
डोनाल्ड ट्रंप इसको एक आधार बना रहे हैं कि हमारे पास ये रिपोर्ट है कि आप मेरा असैसिनेशन कराना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, तो जब आप मारना ही चाहते हो तो फिर आपके साथ तो डील की कोई बातचीत नहीं है। ये डील अमेरिका के फेवर में नहीं था, ये डील उससे डोनाल्ड ट्रंप की जगहसाई हो रही थी। इस डील को तोड़ना था तो शायद हो सकता है कि ये एक बहाना भी हो, लेकिन ये कहना तो, ये सोचना और समझना बड़ा आसान है कि जिस तरह का देश है ईरान, जिस तरह के जिहादी मानसिकता के साथ ये लोग, आप देखिए यही इनके जो पुराने वाले सुप्रीम लीडर थे खुमैनी, उन्होंने ही तो कहा था भाई उसका सर कलम कर दो, जिसने किताब लिख दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके माइंडसेट का हिस्सा है। तो ये मसला हिंदुस्तान के लिए और बाकी दुनिया के लिए ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि फिर से वो पीस डील ख़त्म हो गया, हॉर्मुज़ के अंदर फिर से जो है वो हमारे जहाज़ जो हैं, जितने कार्गो हैं, वो सब लटक जाएंगे। पूरी दुनिया में फिर स्टॉक एक्सचेंज हो या इकॉनमी हो, उसमें हाहाकार मचेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अनएंडिंग ये जो वार्तालाप और युद्ध चल रहा है, इससे बेहतर है कि एक इंटेंस जो है 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में आप लोग लड़ लो, मामला को खत्म करो, ताकि दुनिया जो है वो चैन से जो है वो जी सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।